अच्छा, so I told a quick review के what database is. Database is basically a collection of data into the servers or the machines that we have. तो जब हमारे पास बहुत larger chunks of data available होते हैं हम उसे database बोलते हैं. अब database के थ्रू इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जाती है, मैंने आपको बताया था कि what is intelligence, कि आपके पास जब इंफॉर्मेशन होती है, आप जब उस इंफॉर्मेशन को आप कोई मीनिंग देते हैं, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करके कोई उसको शक्ल देते हैं, तो दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस. इसी तरह डेटाबेस के अंदर जब डेटा है, मैं जब उस डेटा के साथ खेल रहा हूं, मैं उस डेटा को इस्तेमाल करके कोई ना कोई मीनिंग दूंगा, तो दैट इज बेसिकली डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन. इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा एंड पुलिसिंग, जिसको अमूमन कहते हैं प्रिडिक्टिव पुलिसिंग. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आप ये समझे कि मेरे पास एक डेटाबेस पड़ी हुई है ऑफ इस्लामाबाद के अंदर जितने भी क्राइम होते हैं, ठीक है, मेरे पास उसकी डेटाबेस पड़ी हुई है. अब है क्या, इसके अंदर मेरे पास सारे एफ सेक्टर्स का डेटा पड़ा है, मेरे पास F7 का है, F8 का डेटा पड़ा है, F9 का पड़ा है, एंड सो ऑन करके मेरे पास सारे के सारे सेक्टर्स का डेटा है. अब किस किस्म का डेटा है? डेटा मेरे पास हर किस्म का है. डेटा मेरे पास मिसाल के तौर पे क्राइम के बारे में है कि भाई किस किस्म का क्राइम हुआ है, थेफ्ट हुई है तो किस किस्म की हुई है, गाड़ी की थेफ्ट हुई है, पैसों की हुई है. अच्छा, मर्डर हुआ है तो मर्डर किस किस्म के हुए हैं, रेप हुए हैं तो किधर हुए हैं और किस तरीके से हुए हैं. फिर उसके बाद जो क्रिमिनल्स हैं उनका भी रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है कि क्रिमिनल्स कौन थे, उनके नाम क्या थे, उनकी एज क्या थी, उनका जेंडर क्या था, उनका एड्रेस क्या था, अच्छा उनका कोई पीछे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं, और उनकी स्टेटमेंट्स क्या थी, एंड एक्सेट्रा. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन एक क्राइम के बारे में और एक क्रिमिनल के बारे में गैदर हो सकती है, वो मेरे इस्लामाबाद की डेटाबेस में पड़ी हुई है हर सेक्टर के बारे में. अब मैं आपको बताता हूँ प्रिडिक्टिव पुलिसिंग क्या होती है. प्रिडिक्टिव पुलिसिंग होती है कि आप डेटाबेस का डेटा इस्तेमाल करके उसके ऊपर कुछ कंप्यूटर साइंस के एक फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं डेटा साइंस, जिसको बिग डेटा की एक वो पार्ट है. हम क्या करते हैं कि हम डेटा को लेते हैं, ये एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रामर और कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से हम उस डेटा को लेते हैं और हम उस डेटा को सबसे पहले उसको हम क्लीन करते हैं कि हमने सिर्फ रेलेवेंट डेटा चाहिए. हम जहन में एक टास्क सोचते हैं कि हमने इस डेटा को क्यों उठाया, मैं आपको बताता हूँ वो टास्क है. हम उस डेटा को क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद हम उस डेटा को विजुअलाइज करते हैं, और डेटा विजुअलाइज के बाद हम डेटा प्रिडिक्शन करते हैं, यानी हम डेटा को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर का थोड़ा बहुत चांस प्रिडिक्ट करते हैं. 100% नहीं होता, लेकिन बहुत एक्यूरेसी के अंदर कुछ इवेंट्स प्रिडिक्ट होते हैं. इसको बोलते हैं डेटा साइंस. यानी यू आर यूजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा एंड देन यू आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द सर्टेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट. बहुत आपको ब्रीफ मैंने कॉन्सेप्ट दी है. ये बिग डेटा और डेटा माइनिंग का असल में मकसद ही है, क्योंकि डेटाबेस के साथ इन्वॉल्व है. अब हो क्या रहा है, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी डेटाबेस इस्लामाबाद के बारे में जो मैंने आपको बताया था. अब इस्लामाबाद की डेटाबेस है, इसमें से मैं उठाता हूँ F7. मैं कहता हूं मैं F7 के अंदर प्रिडिक्ट करता हूं कि 2 महीने बाद किस किस्म का क्राइम होना है, या मैंने ये प्रिडिक्ट करना है कि भाई F7 के अंदर क्राइम किस किस्म के होते हैं, किस रेट से होते हैं, किस जगह पे होते हैं. तो मैं क्या करूंगा कि मैं F7 का डेटा उठाऊंगा अपनी डेटाबेस में से, और उसको बिग डेटा की फील्ड और डेटा माइनिंग की फील्ड जो है उसके थ्रू इस्तेमाल करके मैं थोड़ी बहुत प्रिडिक्शंस लेकर आऊंगा कि क्या होना है. इसको मैं फर्दर एग्जांपल आपको देके बताता हूं. अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि F7 में किस वक्त किस किस्म का क्राइम होता है. अब मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, मैं क्या करता हूं कि मेरे पास F7 में मैं सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड उठाता हूं, मैं क्राइम की नेचर्स उठाता हूं. जब मैं क्राइम की नेचर उठाऊंगा तो मैं देखूंगा कि F7 के अंदर 3 किस्म के क्राइम हो रहे हैं, थेफ्ट हो रही है, मर्डर हो रहा है और असॉल्ट हो रही है. लेकिन मैं उस डेटा को उठाऊंगा जो सबसे ज्यादा, और मुझे पता लगता है इस F7 के अंदर थेफ्ट बहुत ज्यादा होती है. तो वहां से मुझे थोड़ा बहुत डेटा से आइडिया हो गया कि F7 के अंदर जो क्राइम की नेचर है वो थेफ्ट है, वो स्टीलिंग है, वो रॉबरी है, वो पेटी रॉबरी है, एंड एक्सेट्रा. अब उसके बाद अगर मैं क्रिमिनल्स का डेटा उठाऊं तो मैं ये देखता हूं कि यार ज्यादातर लोगों ने जो क्राइम कमिट किया है वो यंगस्टर्स हैं, वो 20 से लेके 30 साल की उम्र तक लड़के हैं. ठीक है, फिर जब मैं क्राइम रिपोर्ट देखता हूं तो मैं क्राइम रिपोर्ट के अंदर देखता हूं कि यार ज्यादातर जो क्राइम अकर हुए हैं वो घरों में हुए हैं,
मार्केट्स के अंदर इतनी चोरियां नहीं होती जितनी रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर हो रही हैं। और साथ ही अगर मैं उसका टाइम स्टैम्प देखूं तो मैं ये देखता हूँ कि ज्यादातर केसेस के अंदर जो चोरियां हुई हैं घरों में, वो रात के इस टाइम से इस टाइम हुई है। अब क्या हो रहा है कि डेटाबेस के थ्रू मेरे पास डेटा आ रहा है, और आप देखिए डेटा मुझे मीनिंग दे रहा है कि F7 में चोरी ज्यादा हो रही है, रेजिडेंशियल एरिया में चोरी ज्यादा हो रही है, चोरी करने वाले असल में 20 से 30 साल की उम्र के ज्यादा लड़के या लड़कियां हैं, और रात के इस से इस टाइम तक होती है। अब मैं क्या करूंगा, इसको, इस फील्ड को बोलते हैं प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। अब मैं अपने पुलिस के जो मोबाइल्स हैं, पुलिस के जो मेरे यूनिट्स हैं, उनको मैं डिस्पैच कर दूंगा F7 में, जो कि क्विक रिस्पांस टीम होगी, जो कि स्पेशली थीव्स वगैरह को हैंडल कर सके। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये करूंगा F7 के अंदर मैं पुलिसिंग रात के वक्त बढ़ा दूंगा। कितने, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 9 PM टू 3 AM। मैं क्या कर रहा हूं, इस्लामाबाद के रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं, मार्केट नहीं, रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर अपने पुलिस के यूनिट्स भेज रहा हूं, और उनको मैं कह रहा हूं गली में कहीं पे भी तुम लोगों को यंगस्टर्स लड़के नजर आते हैं तो उनको, उनकी तलाशी लो और उनकी इन्वेस्टिगेशन करो अगर तुम लोगों को कंप्लेन आती है कहीं चोरी हुई है। सो दिस इज प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। और आज के जमाने में सॉरी, और आज के जमाने में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, डेटा को इस्तेमाल किया जा रहा है, और डेटा इज लाइक अ वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग। तो इट इज कॉल्ड एज प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। आप इस तरीके से क्राइम्स को प्रिडिक्ट करते हैं थ्रू योर डेटा, थ्रू डेटा। और डेटा आप कहां से उठा रहे हैं, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन से। ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी है अपनी फील्ड के थ्रू भी। आई एम आल्सो अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, और मैं भी डेटा साइंस की फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूं और आगे सोच भी रहा हूं करने की। और बेसिकली इट इज अ वेरी इफेक्टिव थिंग। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन दूसरी बहुत कॉमन सी है, लेकिन मैंने आपको एक यूनिक एग्जांपल दिया ताकि आप अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो अगर आप उसको इस तरीके से लिख के इस तरीके से एग्जांपल देंगे, सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक एग्जांपल। I'll just check to see that if you can still hear me, because I hope you can. Please let me know अगर दोबारा वीडियो बंद नहीं हुई। I will proceed on. Okay, now let's move to our another type of investigation, which is the electronic investigation. Now what is electronic investigation? Basically जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं जिनके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है या पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर एविडेंस है, और उस एविडेंस को यूज करके आप केस बिल्ड कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन। एंड इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस मैन नहीं करते, क्योंकि बेसिकली वो ग्राउंड पे ज्यादा ट्रेंड होते हैं। तो ये आपके जो आईटी का डिपार्टमेंट होता है, जो आपके फोरेंसिक्स, आईटी फोरेंसिक्स जो होती है, ज्यादातर वो लोग इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या मकसद होता है, आपने रिकग्नाइज करना है, कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोर करना है और प्रेजेंट करना है जो भी एविडेंस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है। कंप्यूटर एक्सेसरीज इसके अंदर ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि वी हैव हार्ड ड्राइव्स, वी हैव मेमोरी एंड एक्सेट्रा। रिमूवेबल मीडिया जिसको हम यूजुअली जो यूएसबीज कहते हैं वो होता है। हमारे पास मेमोरी कार्ड्स होते हैं, हार्ड ड्राइव्स मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी, जो कि या तो बिल्ट इन होती है या तो एक्स्ट्रा होती है। सो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके उनके अंदर एविडेंस होते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइस की क्या एग्जांपल हो सकती है? स्टोरेज डिवाइस के अंदर मैं बात करता हूं अगर हार्ड ड्राइव की। अब एक हैकर है, हैकर ने क्या किया है कि हैकर ने साइबर क्राइम कमिट किया है, और साइबर क्राइम के अंदर उसने क्या किया है कि उसने लेट सपोज उसने बैंक फ्रॉड किया है। उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसे गलत तरीके से अपने या किसी फेक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए हैं। अब होगा ये कि उसने वो जो इंक्रिप्शन कीज को इस्तेमाल कर रहा है, वो जिन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर रहा है, वो जिन हैकिंग फायरवॉल्स को इस्तेमाल कर रहा है अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने के लिए, वो कहीं ना कहीं तो पड़ी नहीं है। लेट सपोज वो हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ी नहीं है। तो जब पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर किसी भी क्राइम सीन के अंदर पहुंचती है, हैकर के एरिया में पहुंचती है, तो वो क्या करेगी, जब उनको पता है कि ये हैकर है, साइबर क्राइम हुआ है, तो वो सबसे पहले हार्ड ड्राइव्स टाइप की चीजें ढूंढेंगे कि यार इसके अंदर कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर्स पड़े होंगे जिससे हमें प्रूव हो जाएगा कि ये बंदा वाकई में ये वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके अपनी आइडेंटिटी को कंसील कर रहा था, फेक ट्रांजैक्शंस कर रहा था, एक्सेट्रा। क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के आपके सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं।
तो इस तरीके से जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ज्यादातर जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। फिर आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो कि कंप्यूटर के साथ एक्स्ट्रा अटैच हो के जिनके कंप्यूटर का वो फंक्शनैलिटी इनहांस कर सकती हैं। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन लेट सपोज कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने साथ एक बहुत पावरफुल मशीन यानी लैपटॉप लेके फिरता हूँ, और वो जो मेरा लैपटॉप है उसके अंदर हैवी किस्म के ग्राफिक कार्ड्स लगे हुए हैं जिसकी प्रोसेसिंग बहुत तेज़ है, माइक्रो प्रोसेसर्स लेटेस्ट जनरेशन के लगे हुए हैं, मेरे पास जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है, एक्सेट्रा। यानी मेरी कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ लेट सपोज किसी कैफे में जाके या किसी बैंक के अंदर जाके उनके सिस्टम के साथ। तो अब मेरा जो लैपटॉप है वो पेरिफेरल डिवाइस है, यानी एक ऐसी डिवाइस जिसको कनेक्ट करके इनहांस करें या आप अपनी जो इलिसिट जो आपके इंटेंशन है आप उनके थ्रू कोई हैकिंग करना चाह रहे हैं, कोई गेट इन करना चाह रहे हैं। तो समटाइम्स आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस अगर आपके हाथों लग जाए, जो कि ज्यादातर लैपटॉप्स ही होते हैं, तो इवन दे कैन बेसिकली गिव यू अ लॉट ऑफ एविडेंस कि वाकई में इस तरीके का क्राइम कमिट हुआ है। फिर उसके बाद एक और जो हम चीज पढ़ते हैं वो होती है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। व्हाट इज अ नेटवर्क? बेसिकली नेटवर्क आपके वायरलेस कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। आपका एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर के साथ जो कनेक्ट है, यानी आप जो मेरी वीडियो भी अभी देख रहे हैं ये किसके ऊपर बना हुआ है? ये नेटवर्क के ऊपर बना हुआ है। आप जो मेरी लाइव स्ट्रीम वीडियो देख रहे हैं, मेरा लैपटॉप आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप से जो कनेक्टेड है कि आप मेरी स्क्रीन शेयर करते हुए देख रहे हैं, तो इट इज बिकॉज ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर भी आपके बहुत ज्यादा क्राइम्स होते हैं जिसको अगर आप इन्वेस्टिगेट करके आप प्रॉपर लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या होता है कि मैंने अगेन मैं उसी हैकर की एग्जांपल दूंगा जो कि बैंक की फेक ट्रांजैक्शंस कर रहा है। अब एक हैकर है जो कि अफ्रीका में बैठा हुआ है, और अफ्रीका में बैठे हुए उसने अमेरिका का जो नेशनल बैंक है उसको हैक कर लिया। किसके थ्रू किया? नेटवर्क के थ्रू किया उसने। वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हुआ है। अब नेटवर्क मुझे क्या एग्जांपल देगा? नेटवर्क मुझे किस तरह हेल्प करेगा कि भाई आपका क्राइम कमिट हुआ है? ब्राउजर हिस्ट्री जो होती है आपका, बेसिकली जो नेटवर्क है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है इंटरनेट का। इसको आप इन इजी वर्ड इंटरनेट समझ लें। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। मैं इसकी वर्किंग पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब लेट्स सपोज ये हैकर का कंप्यूटर है, ठीक है, और ये जो सिस्टम है आपका, ये जो आपके सर्वर्स हैं, ये आपके बैंक के सर्वर्स पड़े हैं। अब जो हैकर है बैंक के सर्वर्स को हैक करके पैसे निकालता है, और ये किसके थ्रू हो रहा है? नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। नेटवर्क जो होता है इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि इसके दरमियान में बहुत सारी और डिवाइसेस होती हैं जिसकी वजह से हम कनेक्ट होते हैं, जिनको हम यूजुअली कहते हैं सर्वर्स। आप लोगों को बिल्कुल लेमैन टर्म्स में मैं समझा रहा हूँ। सर्वर्स होते हैं। सर्वर्स क्या करते हैं कि सर्वर्स आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ट्रैक डाउन करते हैं। आप जब भी इंटरनेट की दुनिया पे आते हैं आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, वो आईपी एड्रेस होता है, उसके बाद आप सर्फ करते हैं। तो इन सर्वर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि लोकेशन जो हैकर की है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट कहां से आई। जब मैं उसका आईपी एड्रेस को रीट्रैक करूंगा तो मुझे क्या पता लगेगा? मुझे उसकी लोकेशन पता लगेगी, जी अफ्रीका से रिक्वेस्ट आई थी। वहां से जब मैं जाऊंगा मैं मजीद उनके लोकल सर्वर्स के अंदर जाऊंगा, जो उनके लोकल इंटरनेट होस्ट प्रोवाइडर्स है, मैं उनको एक्सेस करूंगा। उनके नेटवर्क के थ्रू मैं पूछूंगा, अच्छा जी आप लोगों के कौन से एरिया से रिक्वेस्ट है? वो कहेंगे जी अफ्रीका के फलां सिटी से आई है। फलां सिटी के अंदर से मैं मजीद चेक करूंगा कि कौन से इंटरनेट कनेक्शन से आई है। मैं इस तरह करके पिन पॉइंट करके हैकर का एड्रेस ट्रैक कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यू यूज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स टू आइडेंटिफाई और टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ क्राइम, और इन इजी वर्ड्स मैंने जो आपको एग्जांपल दी कि हैकर की ट्रैकिंग किस तरीके से होनी है। सो दिस वाज योर इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, एंड इन लास्ट वी हैव फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन। और फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन का इस साल सवाल भी आया था। अगर आप 2019 का पेपर उठाएं तो सारी इन्वेस्टिगेशन में से उन्होंने फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा था। फोरेंसिक्स है क्या? सबसे पहले लेट्स डिफाइन इट कि व्हाट इज फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स इज बेसिकली अ साइंटिफिक डिसिप्लिन
जिसके थ्रू आपका मकसद होता है रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना और इवेल्युएट करना फिजिकल एविडेंस को। लाजमी नहीं है कि वो फिजिकल हो, अब वो वर्चुअल भी हो सकता है, क्योंकि जो आईटी फोरेंसिक्स है वो क्या करिए, वो वर्चुअल दुनिया के अंदर ट्रैक करिए। तो रिकग्नाइज, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल प्लस वर्चुअल एविडेंस, आई एम सॉरी। तो इसके फोरेंसिक्स इज अ मेथड कि जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा इवेल्युएट कर रहे हैं। हम इसकी सबसे पहली वाली टाइप पढ़ते हैं, विच इज फोरेंसिक्स अकाउंटिंग। फोरेंसिक्स अकाउंटिंग में क्या होता है कि यूजुअली वो इंडिविजुअल्स जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके फिगर्स को गलत बताते हैं, लेजर्स गलत बनाते हैं, जो क्रेडिट डेबिट है उसका फ्रॉड करते हैं, ताकि वो सामने सामने सब कुछ ठीक नजर आए, लेकिन पता लगता है कि भाई पीछे से किसी ना किसी किस्म का फॉर्मूला को गलत इस्तेमाल किया गया, गलत एंट्री की गई है। मतलब जो अकाउंटिंग वाइट कॉलर क्राइम के, जो अकाउंटिंग के आपके क्राइम्स हैं, उनकी एग्जांपल बात करूं, ज्यादातर जिसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो फोरेंसिक्स अकाउंटिंग का जो स्पेशलिस्ट है वो क्या करेगा, मैंने उसी तरीके से इन सॉफ्टवेयर्स का एक फोरेंसिक वो करेगा, उसका फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन करेगा उनकी। वो देखेगा कि भाई किस किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है, वो देखेगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज गलत यूज हुई है, अमूमन सॉफ्टवेयर कंपनी इस्तेमाल किस तरीके से करती थी, इस बंदे ने सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा ऐसा लूप होल ढूंढा है जिसको उसने मैनिपुलेट किया है। अच्छा, उसने लूप होल ढूंढा है, वो किस तरीके से ढूंढा है, उसने क्या सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम किया है, क्या सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी वल्नरेबिलिटीज थी जिसको उसने एक्सप्लॉइट की है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मकसद क्या है, ट्रेस आउट करना है कि किस तरीके से आपके, अगर हम अकाउंटिंग के अंदर सॉफ्टवेयर की बात करें, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। Then we have the forensics dentistry. Forensics dentistry is basically the area of forensics medicine जिसके अंदर it is concerned with the examination of teeth. दांतों की इन्वेस्टिगेशन से क्राइम का क्या ताल्लुक है, अगेन क्राइम की नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, बाज औकात अगर आप किसी विक्टिम, आप किसी अटैकर, किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और समहाउ क्राइम की नेचर ऐसी थी कि मर्डर की अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी एक मर्डर हुआ, लेकिन मर्डर से पहले लड़ाई हुई है। लड़ाई के अंदर क्या पता उस बंदे ने उसको किसी किस्म का चक मारा होगा, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर उसने उसको चक मारा हुआ है तो उसके दांतों की, यानी उसके डेंटिस्ट्री की अगर हम फोरेंसिक्स करें तो वहां से उसकी थोड़ी सी प्रोफाइलिंग पता लग सकती है, उसका सलाइवा इस्तेमाल करके उसकी डीएनए सैंपलिंग करी जा सकती है। सो डेंटिस्ट्री इस तरीके से होती है। और अगर लेट सपोज मर्डर से पहले लड़ाई हुई है, और लड़ाई होते हुए किसी ने एक को मुक्का मारा और उसका दांत टूट के गिर गया और वही मर्डर था, तो दांत के थ्रू भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब तो इतने एडवांस बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर आ गए कि आप उनको लिटरली एक जीन दें, आप उनको एक ब्लड सैंपल दें, वो उसको रिस्ट्रक्चर करके आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। तो जो टीथ्स होते हैं उनकी यूनिकनेस और उनके थ्रू जो प्रोफाइलिंग होती है, जो डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, वो की जाती है। इसलिए फोरेंसिक्स डेंटिस्ट्री जो है वो इस्तेमाल की जाती है। एंड देन देयर इज फोरेंसिक्स एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहा जाता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की स्टडी के थ्रू आपको किस तरह फायदा हो सकता है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, सो मैं बात ये कर रहा था कि किस तरीके से आप कीड़े मकोड़े पढ़ के भी बेसिकली क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इट इज अ वेरी यूनिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स सपोज एक एरिया ए है। एरिया ए